Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of microeconomics important question series. इससे पहले वाले आपने दो पार्ट्स देखे होंगे जहाँ में मैंने बेस बताया था कि इस सीरीज में आखिर होने क्या वाला है और कैसे करने वाले हैं। नहीं देखिए तो डू चेक इट आउट बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए वरना फिर फ़ायदा नहीं हो पाएगा इस सीरीज़ का आपको। ठीक है, आज हम और भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मूव करेंगे जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। मुझे आप प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टडी विद निहारिका तिवारी। सो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप जैसे स्लाइड देख रहे हैं, काफी ब्लू स्लाइड है और मेरा आउटफिट भी एकदम ब्लू है। तो आज हम लोग बिल्कुल कूल होके, बिकॉज गर्मी है तो हम लोग बिल्कुल कूल होके इस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये देखो, दोनों क्वेश्चन आपको लग रहा होगा हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आ सकते भी हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मार्केट है उन सबके फीचर्स और उन सबको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, चाहे वो फीचर्स में पूछे चाहे वो आपको डिफरेंस में पूछे। इस क्वेश्चन के बाद वो आंसर आप जरूर लिख के आओगे, अलग अलग पूछे तब भी, कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट बताओ। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको भी पता है। शुरू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपको पता है ना, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर हमने से पहले पढ़ा था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट होती है और उस मार्केट में अलग अलग तरीके की मार्केट है। जब हम पढ़ रहे थे पूरा इसका वहाँ की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमने समझा भी था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती, बताती है कि एक जो भी इंडिविजुअल वो डिसीजन कैसे लेता है। तो देखो, अलग अलग मार्केट में आपको अलग अलग चीजें होंगी और उस हिसाब से आपको अलग अलग डिसीजन लेना होगा, चाहे वो प्राइस को लेके हो, प्रोडक्ट को लेके हो, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को लेके हो। ठीक है, तो बेस तो क्लियर है आपको कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम समझ पाए कि हर एक मार्केट में एक कंज्यूमर को कैसे बिहेव करना है, तो उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे हम अलग अलग मार्केट को डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। पहला आंसर है कि मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि वो मार्केट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा, मतलब कि वहां पे कैसी चीजें हो रही हैं, कितनी फर्म है और वो फर्म का साइज क्या है, छोटी छोटी फर्म है, बड़ी बड़ी फर्म है, मिक्स है, कंपटीशन का नेचर क्या है, कि सिंगल मतलब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, नॉर्मल है, कैसा है, मार्केट में पावर का लेवल कितना है, किसके हाथ में पावर है और कितनी पावर है, ये सब चीज़ें इसी के बेसिस पे हमने कहा है कि मार्केट हमारी चार टाइप में है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब एक एक करके हम इनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे और जो फीचर मैंने लिखे हैं ना पॉइंट में, उसी तरीके से मैंने सबके फीचर्स लिखे हैं। तो आप एक अगर कंपेयर कर डायग्राम बनाना चाहते हो कॉपी में, तो वो एक बेस लेके सबके वो चीजें बना सकते हो। ठीक है, हम वन बाय वन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के साथ। ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लग रहा है यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट होगा, मतलब एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट जैसा कंपटीशन होना चाहिए बिल्कुल वैसा कंपटीशन। क्या है वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। तो अब देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रिफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मतलब यहाँ पे जो अगर हम बताएं कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कितने होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो वो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। नो सिंगल बायर और सेलर हैज कंट्रोल ओवर द मार्केट। लेकिन अगर हम मोनोपोली में देखेंगे तो सिंगल ही सेलर जो होगा उसका मार्केट में पूरा ही पूरा कंट्रोल होगा, ज्यादा बायर और सेलर नहीं होंगे। लेकिन ये परफेक्ट है तो यहाँ पे सबको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ज्यादा बायर और सेलर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल होगा। मतलब जैसे मैं सेलर हूँ, मेरे साथ बहुत सारे सेलर्स हैं यहाँ पे, तो हम सब लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, जो कस्टमर लेगा। कस्टमर परसीव नो डिफरेंस बिटवीन ब्रांड में कस्टमर को कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है। जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केट में अब धनिया जो दे रहा है वो सब धनिया ही दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है कि हाँ धनिया है तो धनिया है, तो हमें इतना कोई प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, आइडेंटिकल है, हमारे लिए कोई इतना डिफरेंस नहीं है उन प्रोडक्ट में। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, बायर एंड सेलर हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। ऐसा नहीं होता कि बायर को नहीं पता है कि प्राइस कैसे है, सेट हो रहा है या मार्केट में क्या चल रहा है, अनअवेयर नहीं है ना, आपका
सेलर अनअवेयर है ना आपका बायर, दोनों को इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट में कैसी कंडीशन चल रही है, प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी क्या है, खराब क्वालिटी क्या है, दोनों मतलब कि इन्फॉर्म्ड पूरा मार्केट है यहाँ पे। इजी एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कि जो भी फर्म चाहते हैं यहाँ पे बिजनेस करना वो आराम से आ सकते हैं, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ना कोई इनको रोक रहा है, और जो छोड़ कर जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, वो भी आराम से जा सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं ये परफेक्ट है बिल्कुल। प्राइस टेकर्स, मतलब कि जो इंडिविजुअल फर्म होते हैं उनका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो एक्सेप्ट करते हैं प्रीवेलिंग प्राइस, मतलब जो मार्केट में प्राइस है उसे को ही वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि जो भी डिमांड है जो भी सप्लाई है उनके बीच की वजह से जो प्राइस सेट हो रहा है वही इंडिविजुअल फर्म एक्सेप्ट कर लेती। मान लो डिमांड ज्यादा है तो प्राइस जो है, मतलब प्राइस जो है वो कम है क्योंकि अब डिमांड ज्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं, अगर प्राइस कम है तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो हमने प्राइस मान लो कम कर रखा है तो हम भी अपना प्राइस कम ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बढ़ा देंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी चल रहा है आपके लिए, जो भी प्राइस मार्केट सेट करके दे रही है, डिमांड सप्लाई का इंटरकनेक्शन वो आप ले लेते हो, बस प्राइस टेक कर लेते हो, उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालते हो। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर मार्केट, वीट और कॉर्न। आप देखो गेहूं है, गेहूं बेचने वाले बहुत सारे फार्मर्स हैं जो मार्केट में हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट सब गेहूं ही बेच रहे हैं, सबको इन्फॉर्मेशन है कि क्या खेती का, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या मिनिमम मैक्सिमम सेट कर रखा है, क्वालिटी कैसी है, सबको इन्फॉर्मेशन है। जिसको किसान को आना है बेचना है बेच सकता है, जिसको छोड़ के जाना है नहीं समझ में आ रहा जा सकता है, जो भी रेट चल रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया। नेक्स्ट हम आ रहे हैं मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली आपको बता रहा है कि मोनो मतलब कि सिंगल, जब एक ही इंसान जो कि एक ही फर्म है वो ही पूरी मार्केट में डोमिनेट करती है, उसका ही बोला वाला होता है, तो वो होती है मोनोपोली। अब वहां पे था नंबर ऑफ सेलर और बायर की बहुत सारे थे, यहाँ पे क्या है कि ओनली वन फर्म है, सिर्फ एक ही फर्म है जो इंटायर मार्केट में सप्लाई कर रही है। बायर होंगे ज्यादा लेकिन सेलर क्या है, सिर्फ एक ही फर्म। यूनिक प्रोडक्ट वहां पे क्या था कि प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल सबका सेम था, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यूनिक। आप मोनोपोलिस्टिक ऑफर अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गिविंग इट अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोली इसीलिए है ना क्योंकि वही वो प्रोडक्ट दे पा रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रोडक्ट क्या है, यूनिक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हाई बैरियर टू एंट्री, वहां पे एंट्री एग्जिट फ्री थी एकदम, यहाँ पे एंट्री पे बहुत ही ज्यादा बैरियर्स है। significant obstacle prevent other firm from entering the market and competing with monopoly, क्योंकि हो सकता है वो जो गुड्स वो मतलब सप्लाई कर रहा है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो इतना महंगा बनाने में लग रहा है कि सिर्फ उसके ही पास इतना पैसा है कि वो बना पा रहा है, तो दूसरी फर्म के पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी है ना ही इतना पैसा है कि वो उसको बना पाएगी, तो उसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट हो गई। हो सकता है उसने गवर्नमेंट से कोई ऐसा लाइसेंस ले रखा हो, कॉपीराइट ले रखा हो कि वो मैं ही बनाऊं, तो कोई दूसरी फर्म नहीं बनाएगी, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, बैन हो गई। इसीलिए कहते हैं हाई बैरियर है यहाँ पे एंट्री पे। मार्केट पावर किसके हाथ में, एक ही के इंसान के पूरे हाथ में मार्केट पावर है, प्राइस वही सेट कर रहा है, और हो सकता है वो हायर प्राइस सेट करे, ठीक है, क्योंकि उसकी ही मोनोपोली है तो वो जितना प्राइस चार्ज करे। एग्जाम्पल होगा लोकल यूटिलिटी कंपनी, सर्टेन फार्मास्यूटिकल कंपनी विद पेटेंट। मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई मेडिसिन बना रही हो, उसका उसने पेटेंट करा रखा हो कि ये सिर्फ मैं बनाऊंगी और मैं ही दूंगी और वो एसेंशियल है, तो फिर लोग उससे ही जाके लेंगे, तो ये क्या हो गई हमारी मोनोपोली। नेक्स्ट आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मोनोपोली का दूसरा भाई है। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर है, लेकिन ओलिगोपोली में यहाँ पे जब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म एक साथ डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को, मान लो कुछ फर्म्स हैं और वो लोग आपस में, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो लोग आपस में कह ले कि चलो हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके पूरी मार्केट में चलो अब डोमिनेट करते हैं, तो वो होगा ओलिगोपोली। मतलब आपके पास भी अच्छे खासे रिसोर्स है, मेरे पास भी अच्छे खासे रिसोर्स है, हमने सोचा कि हम दोनों मर्ज कर लेते हैं, अलग अलग बेच के एक दूसरे से कंपटीशन करके कोई फायदा नहीं, एक साथ मर्ज हो जाओ और अब पूरी मार्केट में हम लोग साथ में डोमिनेट करेंगे, मनचाहा प्राइस जो है वो कोट करेंगे, तो ये होती है ओलिगोपोली। तो फीचर्स क्या है, पहला है फ्यू लार्ज फर्म, ठीक है, कुछ ही फर्म है जो कंट्रोल कर रही है पूरा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मार्केट। देखो जब सब फर्म अलग अलग कर रही थी
तो वो लोग अपने में ही कंपटीशन बढ़ा रही थी, लेकिन उनको लगा कि जब हमारे पास ही गुड है, आपके पास ही है, तो हम दोनों लोग चलो कोऑपरेट करते हैं और साथ में पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं और फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं। डिफ्रेंशिएटेड और होमोजीनियस प्रोडक्ट, हो सकता है दोनों के प्रोडक्ट एक हो, या हो सकता है कि उनमें थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस भी देखने को मिल रहा हो उन दोनों फर्म के प्रोडक्ट में, इधर सिमिलर हो सकते हैं या डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं, कोई भी केस हो सकता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ईच फर्म डिसीजन रिगार्डिंग प्राइसिंग आउटपुट स्ट्रैटेजी अफेक्ट द अदर। अब देखो दोनों लोग एक साथ काम कर रही हैं, मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं, दोनों लोग हो सकता है एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रही, मैं भी पेन बेच रही थी, वो भी पेन बेच रहे थे, हम ही दोनों के पास पेन थे, हमने ओलिगोपोली बनाई, तो अब हम लोग साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उनका कोई भी डिसीजन आया, लाइक हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इस पेन को 10 रुपए में ही बेचेंगे और उन्होंने उसको 9 में बेचना शुरू कर दिया, तो उनका जो भी डिसीजन होगा उससे मेरे में भी तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर लोग मेरे से न लेके उनके पास जाना स्विच कर लेंगे, तो फिर कोऑर्डिनेशन हमारा डिस्टर्ब होगा। तो जो भी फर्म के डिसीजन है, चाहे वो प्राइस को लेके हो या कितना प्रोड्यूस करना हो या स्ट्रैटेजी हो, एक दूसरे पे क्या कर रही है, असर डाल रही है। एंट्री बैरियर्स, यहाँ पे भी एंट्री बैरियर्स होते हैं, मतलब कि अगर कोई फर्म है जो चैलेंज करना चाहती है इन दोनों फर्म को, तो उसको आने के लिए ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगवाते हैं। टू एंट्री एग्जिट मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर न्यू फर्म टू एंटर द मार्केट। अब हो सकता है कि ये दोनों लोग जो बना रहे हैं इनके पास वही टेक्नोलॉजी सिर्फ इनके ही पास हो, या वो जो यूनिक चीज है वो ये लोग ही ला पा रहे हो, तो दूसरे वाले को लग रहा हो कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, बजट नहीं है, क्या कोई पेटेंट इन लोगों ने करवा लिया मिलके, गवर्नमेंट से कॉपीराइट ले लिया, तो फिर वही लोग उस चीज को कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो डिस्टर्बिंग हो जाएगा कर पाना, तो ये लोग मुझे इस चीज से भी क्या कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, दोनों लोग ही उस चीज को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री। अब जो एयरलाइन इंडस्ट्री हमें पता है हमारी कंट्री में बहुत ही कम है, जैसे कि आपको पता है इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, ये सभी लोग तो एयरलाइन इंडस्ट्रीज में है, तो कुछ ही है, और ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके इन्होंने ओलिगोपोली बना रखी है कि हम लोग जो भी है चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट करके रखेंगे, हम रूट अपना एक साथ डिसाइड कर लेंगे, मैंने कुछ नया डिस्कवर किया तुम पाथ तो आपको बताया जाएगा, और हम लोग कोऑर्डिनेट करके ट्रैफिक जो भी है उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, हो सकता है प्रोडक्ट सेम हो या डिफरेंट हो सकता है कुछ एयरलाइन अपना अलग यूनिक चीज दे रही हो, अलग सर्विस में कुछ इंप्रूवमेंट ला रही हो, तो हो सकता है उनका डिफरेंट चीज क्राइटेरिया हो, उनकी फैसिलिटीज अलग हो सकता है दूसरे जो भी एयरलाइंस है वो उसका जो ऑफर हो, जो उसके चीजें हो वो बिल्कुल अलग हो, तो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इंडिपेंडेंस है भाई, अगर उन्होंने अपना रूट चेंज किया, कोई डिसीजन चेंज किया, कुछ प्राइस घटाया, कुछ भी किया, तो उसका असर मुझ पर भी पड़ेगा। एंट्री बैरियर है कि कोई और आता है तो उस पर ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना कोई नहीं चाहेगा कि हम भी इसमें घुसे भीड़ में, हो सकता है मुझे इतना लोग पहचाने ना, मेरी ब्रांड इमेज हो ही ना पाए इतनी, तो लोगों को थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट होती है ऐसी इंडस्ट्री में मतलब एंट्री मानने पे। तो ये हो गया हमारा क्या, ओलिगोपोली। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारी फर्म सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रही हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब कि प्रोडक्ट तो एक ही जैसा है लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है, जिससे वो प्रोडक्ट एक जैसा नहीं है। जैसे कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े तो सब बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं, किसी के कपड़े की क्वालिटी अलग है, किसी का फैशन अलग है, किसी के दुकानों में ट्रेडिशनल है, किसी के में वेस्टर्न है, तो बेच तो सिमिलर प्रोडक्ट रहे लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, वो फीचर्स में उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो इस मार्केट को हम क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्म तो ज्यादा है, सेलर ज्यादा, अगर सेलर हम कहते हैं ज्यादा है, बायर ज्यादा है, तो वो परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिमिलर है लेकिन उसमें क्या है, आइडेंटिकल नहीं है वो। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स दैट आर सिमिलर बट हैव परसीव्ड डिफरेंस सच एज ब्रांडिंग और प्रोडक्ट फीचर। रिलेटिवली इजी एंट्री एंड एग्जिट है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट इजी है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में था, उसी केस में हम देखें यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन को तो छोड़ो, ओलिगोपोली और मोनोपोली के कंपेयर में इसकी एंट्री थोड़ी इजी है। सम मार्केट पावर, फर्म हैव डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, जैसे परफेक्ट में था उनका कोई कंट्रोल नहीं होता था प्राइसिंग में, जो मार्केट का डिमांड सप्लाई सेट करता था वो ये लोग फर्म ले लेती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ प्रोडक्ट में आपका फीचर अलग है। हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट है, क्लोथिंग का बिजनेस है, कोई शर्ट है जो आप अलग तरीके की बनवा रहे हो, सिर्फ आप ही बनवा रहे हो,
तो हो सकता है कि आप उसका ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो उस तरीके से। जैसे कि फास्ट फूड चेन है, जब आपको पता है कि सब लोग चिली पोटैटो और इस सब चीज़ों में डील कर रहे हैं, लेकिन हर का टेस्ट अलग है, तो कस्टमर उसको फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर देता है, ज़्यादा प्राइस भी देते हैं, चार्ज करता है, तो वो दे देता है वहाँ की एम्बियंस को देखे, वहाँ की क्वालिटी को देखे। तो ये क्या है, हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, अलग अलग टाइप ऑफ योर कंपटीशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में है हमारा, जो आज पढ़ना है हमें, वो है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है कंज्यूमर बिहेवियर। इससे नाम से समझ में आ रहा है बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो एंड प्रोडक्ट जिसके तक जाता है, मतलब कि जो फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो है हमारा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली refers to the study of how individual, household और group make decision regarding the allocation of their limited resource to satisfy their needs and want। हमें पता है रिसोर्स लिमिटेड है, मेरे पास 10 रुपए के ही नोट है, अब मुझे उसके रिगार्डिंग कैसे डिसीजन लेना है कि मैं उस 10 रुपए को किस तरीके से खर्च करूं, वो जो मेरा बिहेवियर है उसकी जो स्टडी है वो कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर, कि किस तरीके से मैं उस लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके उसको यूटिलाइज करके अपनी जो नीड एंड वांट है उसको सेटिस्फाई कर रही हूँ। It encompasses the process of identifying, evaluating and selecting among different goods and services to maximize utility और satisfaction। इसमें बेसिकली आता है प्रोसेस कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इवेल्युएशन करते हैं और फाइनली सेलेक्ट करते हैं उस गुड एंड सर्विसेज को जो हमें मैक्सिमम यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दे सकता है। लाइक मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे को मैं पेन ले सकती थी, पेंसिल ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि जो मैक्सिमम मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उस पेन लेने से मिलेगा, तो फाइनल डिसीजन मैंने उसको खरीदने का लिया। पहले आइडेंटिफाई किया, कुछ फैक्टर्स मेरे सामने रखे, उसके बेसिस पे मैंने इवेल्युएशन किया कि पेपर में तो मुझे पेन ही काम आएगा, पेंसिल में थोड़ा सा इग्नोर कर सकती हूँ, हो सकता है मैं उसको कैसे करके मांग के मैनेज कर लूंगी, पेन लेकिन कोई नहीं देगा। तो उस तरीके से मैंने फिर अपना डिसीजन लिया जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल पाया। यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, इट इज अ टूल यूज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये एक टूल है जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कैसे हम उसे एनालाइज करेंगे। ये इन्वॉल्व करता है मेजरिंग एंड क्वांटिफाइंग द सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दैट इंडिविजुअल ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस गुड एंड सर्विसेज। मतलब जो इंडिविजुअल जब गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको क्वांटिफाई करने में और मेजर करने में हम इस टूल का हेल्प करते हैं। कि हम पहले तो इस टूल की मदद से उसको मेजर करते हैं कि मान लो इसको कंज्यूम करने से कस्टमर को इतना सेटिस्फेक्शन मिला, इस क्वांटिटी में सेटिस्फेक्शन मिला, उसको कंज्यूम करने से इतना मिला, तो हम उसको कंपेयर करके फाइनल डिसीजन ले पाते हैं कि कितना ज्यादा किससे मिल रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्टिव। देखो सब्जेक्टिव है क्योंकि हर एक इंसान के लिए डिफरेंट है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से जल्दी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कंज्यूम करके, कुछ लोग को लगता है नहीं, मैं मान लो आपको पेटीज दिया, आपने एक ही से आपका पेट भर गया, लेकिन कुछ को लगा कि मुझे 2-3 भी दे दो तब भी मेरा नहीं पेट भर रहा है। तो उसका सेटिस्फेक्शन जो है, जो उसको गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम करके मिल रहा है, वो अलग है। उसको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और दूसरे की कम आएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों को उस चीज़ से बाद में मिल गया है। तो जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का वो सब्जेक्टिव है, डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन, एज इंडिविजुअल हैव डिफरेंट प्रेफरेंस एंड वैल्यू डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है मुझे किसी शर्ट को लेके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और किसी को एक शर्ट और पैंट लेके भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उसने एक बेल्ट भी ले ली तब उसको सेटिस्फेक्शन मिला। तो हो सकता है कि हमारा सब जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फाई कर पा रही है दोनों की नीड एंड वांट को, वो डिफरेंट हो, क्योंकि वो डिपेंड करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में एंड यूटिलिटी एनालिसिस में। ये कहता है कि as a consumer consume more and more unit of a specific good and services, the additional satisfaction or utility derived from each additional unit tend to diminish। मतलब कि जैसे ही कंज्यूमर एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने लग जाता है, तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उसको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से वो गिरता जाता है। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लेते हैं पिज्जा ईटिंग का। सपोज यू आर हंग्री, आपको बहुत भूख लगी है एंड यू ईट द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। आपने फर्स्ट स्लाइस पिज्जा खाया, आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि आपको बहुत ही भूख लगी थी, आपने पहला खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। फिर आपने जैसे दूसरा खाया, फिर आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला और, लेकिन पहले वाले से वो थोड़ा कम था क्योंकि पहला वाला तो बिल्कुल ही एकदम सेटिस्फेक्शन वाला था ज़्यादा, क्योंकि भूख लगी थी तो तुरंत मिला, तो
हाँ, फिर दूसरे में उससे थोड़ा कम, फिर तीसरे में उससे थोड़ा कम, फिर चौथे में आपको लगा हाँ मेरी भूख शांत हो गई है तो थोड़ा खा लेते, खत्म हो गया, उससे थोड़ा कम, फिर आपको कोई और लाके एक पिज्जा दे, आप कहोगे नहीं अब नहीं खाना है मुझे, कि मेरा पेट भर गया, फिर भी अगर आप खा लो तो हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए। तो जैसे आपने एडिशनल एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना शुरू करी, आपने देखा कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होता जा रहा है विद दैट एडिशनल यूनिट। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये कहता है कि जैसे ही कंज्यूमर अपना जो भी गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना शुरू करता है और जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो हर एक एडिशनल यूनिट के साथ उसका जो सेटिस्फेक्शन है, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, वो क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू करता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अकर ड्यू टू सेवरल रीजन। अब ये क्यों होता है, ड्यूरिंग इंक्लूडिंग बहुत सारी रीजन है, इंक्लूडिंग satiation, fulfillment of basic need and the presence of substitute. Satiation refers to the point where a consumer desire for a particular good and services decrease as they consume more on. जो पहला हमने एग्जाम्पल में समझा कि जैसे आपने कंज्यूम किया उसके बाद जो भी आपकी डिजायर थी वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई, इस वजह से आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है कि जो भी यूटिलिटी, जो भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको मिल रहा था सेटिस्फेक्शन, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो पहला है आपका सेचुएशन, जो कि पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर की जो भी डिजायर थी प्रोडक्ट सर्विस वो डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि वो उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। दूसरा हो सकता है जैसे कि आप इसका एग्जांपल कि आपका सेवरल ईटिंग ऑफ सेवरल स्लाइस ऑफ पिज्जा यू मे स्टार्ट फीलिंग फुल, रिड्यूसिंग द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्लाइस। नेक्स्ट इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एडिशनली एज बेसिक नीड आर फुलफिल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम फर्दर कंजम्पशन डिक्रीज। हो सकता है आपकी जो बेसिक नीड थी वो पूरी हो गई, इसलिए आपको आप जो भी सेटिस्फेक्शन था जो एडिशनल यूनिट से आ रहा था वो गिरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थर्स्टी एंड हैव 1 glass of water, the first glass provides significant utility in quenching your thirst, but as you continue drinking more and more glass the incremental satisfaction diminishes। मतलब जो डिजायर थी, जो बेसिक नीड थी, आपको पानी पीना था, वो बेसिक नीड आपको प्यास बुझानी थी, वो हो गई, प्यास बुझ गई, अब दोबारा आप पियोगे तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो गिरेगा ही। फर्दरमोर द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट की वजह से भी आपका सेटिस्फेक्शन हर एडिशनल यूनिट के साथ गिरता है। क्यों? फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव एक्सेस टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड, कंज्यूमिंग मोर ऑफ स्पेसिफिक फूड आइटम में बिकम लेस अपीलिंग ओवर टाइम, रिड्यूसिंग इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। हो सकता है कि जब आपके पास बहुत सारे फूड्स आइटम है, मल्टीपल टाइप ऑफ फूड है, तो अगर आप स्पेसिफिक फूड का ज़्यादा से ज़्यादा आइटम जो है वो कंज्यूम करोगे, इससे क्या होगा कि आपको एक टाइम के बाद वो स्पेसिफिक फूड कम अच्छा लगेगा, आप दूसरे पे ही स्विच करना चाहोगे, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो उससे सेटिस्फेक्शन आ रहा था वो क्या होगा, डाउन होगा, गिर जाएगा। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम्पल के साथ हमने समझा कि क्या है बेसिक आपका, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, और उसी बिहेवियर को हमने स्टडी करते हुए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा, एंड यूटिलिटी क्या होता है, उसके एनालिसिस क्यों करते हैं, ये भी हमने समझा। आई होप कि ये 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।